माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने इतनी रिक्वेस्ट की तो मैं इसलिए आज की ये वीडियो लेके आई हूँ। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस को चेक कर सकूं, ठीक है, पर आप इस वीडियो से जो आपके न्यूमेरिकल हैं आप उससे चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं सो वो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो क्योंकि इसमें हमारे पास मैं आपको समझा देती हूँ, काफ़ी बच्चों के इस क्वेश्चंस में भी क्या थे, मेरे पास डाउट्स आए थे क्लियर कि मैम हम इसमें हमारा जो आंसर है क्या वो सही है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व तो किया है पर आपको आंसर में डाउट है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सो प्लीज़ मैं आपको, ठीक है, एक एजुकेशन का पर्पस होता है कि हमें उस चीज़ को समझना और समझ के ही करना। सिंपली आंसर को ही मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं समझा भी दूँ क्लियर। सो हमारे लिए क्या है, एन अमाउंट ऑफ 4000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि 4000 की अमाउंट है वो हमारे लिए फ्री इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है at the rate of 4%, 8, 7, 8 and 9%। टोटल इनकम हमारे लिए इतनी है। इट मीन्स टोटल इनकम हमारे लिए इंटरेस्ट ही आएगी। सो जो इंटरेस्ट से आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। एंड टोटल इनकम ये है, टोटल जो एनुअल इनकम है मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से, यानी कि ये जो मेरा 7% है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से, वो क्या है 5 ज़्यादा है सेकेंड में, ठीक है। सो हम सबसे स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। तो लेट कर देती हूँ, दैट इज लेट एक्स वाई एंड जेड बी द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स वाई और जेड क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्लियर। सो एज पर द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो भी हमें डाटा गिवन है उसके हिसाब से 4000 को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री इन्वेस्टमेंट में। सो इट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4000, क्लियर। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है वो 4000 के इक्वल है। अब नेक्स्ट है कि टोटल इनकम, ऑब्वियसली अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे मिलने वाली जो मेरा इंटरेस्ट है दैट इज 7%, वो मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो 7% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ वाई प्लस 9% ऑफ जेड, वो मेरे लिए कितना है 31.50, 7.50। तो कितना हो जाएगा 0.0, ठीक है, 7x 0.085 प्लस 0.09 जेड इज इक्वल टू 317.50। अब क्योंकि ये सारा पॉइंट में है मैंने इसको चेंज कर देती हूँ, 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू, अब ठीक है यहाँ से मैंने एलसीएम भी अगर लूँगी तो वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 31750। आई होप आप सभी को ये कैलकुलेशन तो आती ही होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं यानी कि थर्ड में। थर्ड हमसे क्या है, दैट इज द एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 5 मोर देन, क्लियर, कि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, अब हमें इक्वेशन को क्या करना है, फ्रेम करना है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से जो एनुअल इनकम है इज माने इज इक्वल टू 5 मोर देन, 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है किससे, सेकंड से, ठीक है। तो यानी कि सेकंड इन्वेस्टमेंट से, सेकंड इनकम से। सो मैंने क्या किया, इसमें से इनकम इसमें फ्रेम किया, 0.08y इज इक्वल टू 5, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 500, कितना हो जाएगा, दैट इज, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या लिखा है कि हमें उसे मैट्रिक्स से यानी कि अलजेब्रा यानी कि मैट्रिक्स से उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड देन इन मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में, अब मैंने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है, क्लियर। सो 1 0
मैट्रिक्स फ्रेम में कन्वर्ट किया, दिस इज एक्स वाई जेड। नाउ 4000, 31750, 500, क्लियर। कितना है, दैट इज ए, दैट इज एक्स और दिस इज बी। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स बी, ऑब्वियसली क्या होगा, ये वहाँ जाएगा तो ए का इनवर्स बी। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए का इनवर्स, इट मीन्स कि मुझे एक्स की वैल्यू को, एक्स वाई जेड को सॉल्व करने के लिए ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई होप आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, फिर मैं फिर भी कर देती हूँ। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, सो मैंने इसे, ठीक है, रो वाइज निकाल रही हूँ, ठीक है। 1 डैश माइनस एंड देन प्लस, सभी को निकालना आता है, ठीक है। हम इसको सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाएंगे, दैट इज 0 प्लस 72, 0 माइनस 63 माइनस 56 माइनस 56, क्लियर। दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 63 माइनस 112, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 63 112, कितना होगा, दैट इज 23। तो ए इनवर्स इज माइनस, नहीं सॉरी, ए इनवर्स इज 23। इसका मतलब ए का इनवर्स क्या है मेरा, 0 से ज़्यादा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, सो इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें कंप्यूट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज to calculate the adjoint of A, what will we have to do, adjoint of A में, so ये A1, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्या करना है, माइनस का साइन मैंने पहले ही यहाँ लगा देती हूँ, क्योंकि हमें इन फैक्टर्स में कोफैक्टर्स हम निकालते हैं, इनका ही जो भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स का सम ओड है नेगेटिव में, ठीक है, ओड होता है तो इसके हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे। नाउ द कोफैक्टर हम कैसे कंप्यूट करते हैं, सभी को आता है, ठीक है। इसे नहीं आता है वो मेरी मैट्रिक्स की वीडियो देखिए, ठीक है। आई होप आप सभी को आता है। ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस एंड देन प्लस 15 1 माइनस 2 1, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, ठीक है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, जॉइंट ऑफ ए, सॉरी ये हमारे लिए क्या निकले हैं, कोफैक्टर्स निकले। अब हमें क्या निकालना है, जॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन सभी का हमें क्या कर देना है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। जो आपके पास रो थे उसे मैंने कॉलम बना दिया, और जो कॉलम था उसे मैंने क्या कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए कन्वर्ट करने के बाद ए का इन्वर्स निकालना मेरा नेक्स्ट स्टेप है। वो क्या होगा, दैट इज़ ए का डिटर्मिनेंट 23 एंड क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, ठीक है। सो यहाँ तक आप सभी अपना चेक कीजिए कि आपका सही आ रहा है या नहीं। तो ये है मेरा ए का इन्वर्स। सो दैट इज़ नेक्स्ट, यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, एक्स ए का इन्वर्स हमने क्यों निकाला, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। सो ए का इन्वर्स है तो यहाँ पे मैं ए का इन्वर्स क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी, क्लियर। दैट इज 72 माइनस 8 1 63 माइनस 2 112 15 एंड देन 1। यहाँ क्या हो जाएगा, बी हमारे लिए जो मैट्रिक्स थी वो है मेरे लिए ये बी। अब क्या करना है, इन्हें मुझे दोनों को सॉल्व करना है। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मुझे हर रो को ही इसी तरीके से करना है।
ठीक है, दैट इज 2,88,000 माइनस 2,54,000। मैंने कैलकुलेशन पहले ही की थी, आप फिर भी अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, माइनस दैट इज 1000, 48,000, 4,76,250 प्लस 500। सो इन्हें मैंने सॉल्व किया, कितना निकल के आएगा? 34,500, 28,750, 28,750। सो दैट इज 1,500, 1250, 1250। आप इन्हें मैंने कम्प्लीटली क्या किया? सॉल्व किया। तो हमें लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, 500 इज x, 50 इज y, इज z इन्वेस्टमेंट्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट, थ्री इन्वेस्टमेंट्स आर कौन कौन सी हैं? 1,500 एंड 125। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप अपने आंसर को इससे क्या क्लेरिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो अब हमारा बी पार्ट है। ए होलसेलर ऑफ अ पेंसिल चार्जेस 24 पर डजन। ठीक है, अगर आपका एक डजन लेते हो तो उसका चार्जेस कितना है? 24 ऑन ऑर्डर ऑफ 50 डजन और लेस। ठीक है, अगर आपने 50 डजन या उससे कम लिया है, ठीक है, तो वो 24 चार्ज करता है। अगर कह रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ फॉर ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 50 डजन, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 50 डजन से ज़्यादा ऑर्डर करते हो तो जो प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा? पर डजन 20 पैसे कम हो जाएगा 50 से, जो भी एक्सेस में लोगे। लेट यानी कि मैंने 60 डजन लिया, इसका मतलब कि जो वो मेरा 10 डजन का है प्राइस, वो मेरा क्या हो जाएगा? इन एक्सेस ऑफ, प्लीज रिमेंबर 60 का नहीं होगा, 60 का ही, इन एक्सेस ऑफ जो 50 डजन से ज़्यादा है, यानी कि जो 10 डजन है वो मेरे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 20 पैसे से, वो मेरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? सो मैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ द ऑर्डर, तो मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, लेट कर देती हूँ साइज ऑफ द ऑर्डर, यानी कि उसने, उस होलसेलर ने टोटल कितने ऑर्डर को या, ठीक है, टोटल उसने कितने ऑर्डर को या जो क्वांटिटी है उसने कितनी क्वांटिटी को सेल किया, मैं उसी को ही एक्स कर रही हूँ। लेट द साइज ऑफ ऑर्डर बी एक्स डजन, तो जो ऑर्डर का साइज है वो एक्स हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स से ज़्यादा यानी कि 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं प्राइस फ्रेम कर रही हूँ। ठीक है, कब? व्हेन, ठीक है, जो एक्स है वो मेरा 50 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ मैं देती हूँ कि 50 यानी एक्स है, अगर मेरा 50 से ज़्यादा है, यानी एक्स अगर मेरा 100 है तो ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा, तो डिफरेंस कितना आ गया? 50, 90 है तो कितना आ जाएगा? 40। तो इस प्राइस पे मुझे क्या मिलेगा? कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 20 पैसे, यानी 0.20 का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो मुझे डिस्काउंट है ये मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। कितने से? क्योंकि जो अमाउंट है एक्चुअल अमाउंट में ही, क्योंकि 24 से ऑब्वियसली कम मिलेगा। सो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। हमें इसे सॉल्व करके, ठीक है, ये आंसर आपके पास आएगा, आप इन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 10 तो 34 माइनस 0.2x। अब नाउ, ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? है प्राइस, और क्वांटिटी को मैं ऑब्वियसली x मान चुकी हूँ। क्वांटिटी मेरे लिए क्या है? x डजन है। मुझे क्या, कौन से फंक्शन को फ्रेम करना है? टोटल रेवेन्यू फंक्शन को। तो मेरे लिए यहाँ फंक्शन क्या है? फंक्शन है मेरे लिए रेवेन्यू फंक्शन है।
तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्लियर? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है मेरे लिए? 34 माइनस 0.2x। क्वांटिटी कितनी है? x। कितना हो जाएगा? 34x 0.2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे लिए मेन फंक्शन है। अब मुझे इसी फंक्शन को क्या करना है? सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज फंक्शन, माई रेवेन्यू फंक्शन इज 34x माइनस 0.2x स्क्वायर। मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को, रेवेन्यू फंक्शन को इसमें मैक्सिमाइज करना है, एक्स भी निकालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर है, कितना हो जाएगा? 34 माइनस 0.4x। तो मुझे x की वैल्यू को मतलब निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सबको कंडीशंस पता ही होगी, क्योंकि अब हम जो है न्यूमेरिकल है इम्पॉर्टेंट उसको ही कर रहे हैं। सो दिस इज x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 0.4। x निकल के आ गया 35, पर x तो निकल के आ गया, मेरे पास क्वांटिटी निकल के आ गई। पर अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे, काफ़ी बच्चों ने मैंने देखा है उन्होंने सिर्फ x तक ही निकाल दिया, उनको लगा कि साइज ऑफ ऑर्डर ही पूछा है। पर आपको इस क्वेश्चन में एक और स्टेप करना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से हमें ये लगेगा पता क्या वास्तव में ये जो x इतने पे जो हमने फंक्शन फ्रेम किया है वो मैक्सिमम फंक्शन बना है या नहीं। ठीक है, टू चेक करने के लिए, क्या मैक्सिमम फंक्शन को चेक करने के लिए कि जो मैक्सिमम फंक्शन है हमने उसका क्या निकाला है? डेरिवेटिव। कितना निकल जाएगा? इसी ऑर्डर तक, क्योंकि ये तो x का इसी का, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल गया? माइनस 0.4। तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो r है मेरा क्या है? तो r इज मैक्सिमम। तो जो मैंने फंक्शन माना था वो मैक्सिमम है कब? जब x की वैल्यू कितनी है? 85 है। ठीक है, तो आंसर मैंने लास्ट में लिख देती हूँ। देयरफॉर साइज ऑफ द ऑर्डर दैट मैक्सिमाइजेस इट्स टोटल रेवेन्यू, जो मैक्सिमाइज करता है उसका टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करता है, इज कितना है? 85। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी है तो प्लीज़ डजन लिखिएगा। कितना हो गया? 85। ठीक है, आई होप आपको बी पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हमारे लिए सी पार्ट भी है। सी पार्ट में लिखा है कंप्यूटर परचेज करता है 50,000। It is estimated to depreciate at 10% per annum every year। देखिए ये इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल है कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि हमने लोन लिया। ठीक है, तो लोन में कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होती है और कंपाउंडेड एनुअली में हमें पता है कि मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो जो हमें एक्चुअल में जो अमाउंट पे करना होता है वो ज़्यादा होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उस केस में? सो P1 प्लस R का, ठीक है, सन R डिवाइड बाई 100 यानी कि ब्रैकेट में N। सो ये मेरे लिए अमाउंट का है। यहाँ मुझे पता है कि यहाँ मेरा P क्या है? ऑब्वियसली P जो जितने भी मैंने लोन लिया या जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उतने भी मुझे इंटरेस्ट लगा के देना है, तो वो अमाउंट मेरी क्या निकलेगी? वो अमाउंट मेरी ज़्यादा निकलेगी। क्लियर? पर अब हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि जो वो उसकी वैल्यू है ना कम हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, ये वैल्यू अमाउंट कम हो रहा है। तो ये जो कम हो रही है मेरी वैल्यू, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगी? माइनस लगा दूंगी। क्लियर? तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगी। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। परचेज अमाउंट मेरी कितनी है? 50,000 की है। ठीक है, डेप्रिशिएशन कितना है? जो रेट है डेप्रिशिएशन का रेट हमें गिवन है कितना? दैट इज
R इज इक्वल टू 10% पर एनम है, ये हमें चेक करना है कि पर एनम है या नहीं। अगर क्वार्टरली निकाल रहे हैं या हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि टाइम 12 ईयर के बाद ये n मेरा क्या हो जाएगा, तो ये जो मेरा टाइम है ये मेरा हो जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, अब मुझे इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। नाउ द व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, यानी कि कितने टाइम स्क्रैप वैल्यू मीन्स कि रिमेनिंग कितनी वैल्यू, अगर हम डेप्रिसिएशन कितने सालों तक लगेगा तो उसकी कितनी वैल्यू बचेगी। तो ये वैल्यू मेरी कम होगी तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ मेरा जो ए है तो वो मेरा क्या है, लेस होगा, ठीक है, देन पी। तो इसीलिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, तो दैट इज माइनस में ही लूँगी। क्लियर, तो मैं लगाती हूँ दैट इज 1 माइनस आर डिवाइड बाय एन। सो पी कितना है 50,000, 1 माइनस 10% डिवाइड बाय एन, एन कितना हो गया है 12। सो कितना हो गया ये 90 कट क्या, दिस इज 50,000, 9 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब आप इसको 0.9 करके उसका आप ले सकते हैं, या फिर 8 टाइम्स आपने उसको किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर में बस 9 जो होगा 9 को मल्टीप्लाई करके दबाते रहना, अपने आप निकल जाएगा। तो 0.28 ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, और मैंने लास्ट का काफ़ी ज़्यादा नंबर आएगा तो मैंने इतना ही नंबर लिया है सॉल्व करने के लिए। तो 14121.47, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसे इतना ही छोड़े, तो क्योंकि ये वैल्यू है तो मैं इसका पॉइंट के बाद थोड़ा कम है, 5 से कम है, तो उतना ही छोड़ देती हूँ। सो देयरफॉर स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी, 14121, ठीक है, 120 भी चलेगा, ठीक है। सो ये मेरे लिए क्या है, आंसर है। आई होप आप अब इजीली, ठीक है, जिन बच्चों की क्वेरी थी क्या मैम हमारे आंसर सही हैं गलत हैं, तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। मेरे लिए सबके आंसर को चेक करना पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। सो मैंने आप सभी की क्वेरी को देखते हुए आज की वीडियो को बनाया है। सो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को भी आप दीजिए, पे कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।